हेलो टू ऑल। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पार्ट 5 कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा पार्ट 5। और ये सेशन अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ये कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स को बहुत इजी कर सकता है। जहां आप परेशान होते हैं वहां पे आराम से ये आपको मार्क्स दिला सकता है। यानी कि लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच या एलिमिनेशन टेक्निक आप जो भी मानिए, कहीं ना कहीं इससे 20 से 30 मार्क्स आप एक्स्ट्रा ला सकते हैं। तो करना क्या है, कुछ नहीं, बस इस सेशन को पूरा देखिए। इसके पहले 4 सेशन आए हैं, जाके देखिए। आप 100% कुछ नया जरूर सीख के जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आप सभी के लिए मेंस रैंक बूस्टर की फ्री क्लासेस ला रहा हूँ, जो कंप्लीटली फ्री बैच है। आप सभी के लिए ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग जीएस पेपर 1 2 3 4 सब कुछ रेडी करेंगे, और बहुत बेहतर तरीके से। यानी कि एक यूपीएससी में जो टॉपर वाली जो स्टाइल होती है ना मेंस को रेडी करने का, वो मैं आपको सिखाऊंगा। विश्वास कीजिए, आपके दिमाग ही हिल जाएगा कि यार ऐसी भी पढ़ाई हो सकती है। तो अभी आइए, 8 तारीख को शाम 8 बजे हम लोग शुरू करेंगे ये बैच। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कीजिए। कैसे करना है, बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप जाइए और उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे साथ लग जाइए मेंस रैंक बूस्टर में। 25 तारीख से एडमिशन होगा, 24 को एग्जाम है, 24 के बाद 25 से एडमिशन शुरू कर देंगे। और 8 तारीख को शाम को 8 बजे आप हमारे साथ मिलिए। और कहीं ना कहीं आपका जो मेंस है उसकी सरदर्द तो आपको लेना ही नहीं है। जीरो टू हीरो वाली सीरीज रहेगी, आपको पूरी तरह से बेस्ट तरीके से रेडी कर देंगे। और सबसे अच्छी बात, टोटली फ्री है ना। यानी कि ये जो बैच है ये टोटली फ्री है, ध्यान रखना, फ्री बैच है। तो चलिए आज अपने टॉपिक पे शुरू करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि पार्ट 5 है, आइए। लेकिन उससे पहले जैसा मैंने बताया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तभी आप जुड़ पाएंगे, नहीं तो क्या पता आगे चल के, क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं इसलिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। अब ये सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 2024 का, 5 क्वेश्चन पहले हो चुके थे, ये 6वां सवाल है। क्या लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व किसके साधन है। यानी कि सवाल क्या पूछ रहा है भाई, सवाल पूछ रहा है कि द रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, कोलेट्रियल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ। ऑप्शन क्या है, बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट। यानी कि बॉन्ड बाजार, फॉरेक्स बाजार, मुद्रा बाजार और शेयर बाजार, ये सवाल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन किसका है, कोलेट्रियल बोरोइंग का। इसका मतलब होता है कुछ गिरवी रख के लोन लेना। भाई कोलेट्रियल मतलब क्या होता है, गिरवी रखना, है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, गिरवी कहाँ रखोगे। अगर मुझे लोन लेना है तो मैं गिरवी कहाँ रखूंगा, इन मार्केट में। अच्छा, अब लॉजिकल थिंकिंग की बात करते हैं ना। जैसे मान लो आपको नहीं पता कुछ भी, लेकिन गधा से गधा बच्चा होगा जिसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन इतना तो पता होगा ना, लैंडिंग ऑब्लिगेशन यानी कि ऋण दायित्व का मतलब क्या होता है। और संपार्श्विक उधार यानी कि कुछ रख के कुछ लेना, इतना तो पता ही होगा यार, बेसिक सी। मैं मानता हूँ यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हो तो इतना पता होगा, हाँ सर पता होगा। अब नहीं पता आंसर क्या है ना। अब देखो मेरी बात, बॉन्ड मार्केट में क्या होता है सर, बॉन्ड मार्केट में तो बॉन्ड हम पैसा दूसरे को देते हैं, क्योंकि बॉन्ड हम लेते हैं ना, तो बॉन्ड लेंगे तो पैसा देंगे, उस पर ब्याज कमाएंगे। हाँ यार, इसमें लोन वाली तो बात ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट में एग्जैक्टली क्या होता है कि सीधी सी बात है, पैसा एक दूसरे से दूसरे देश में भेजना। तो यहाँ भी तो लोन की बात नहीं है। अब भाई दुबई में मैं काम करता हूँ, इंडिया में पैसे भेज दिए, अब इंडिया से मैंने अमेरिका में पैसे भेज दिए, तो यहाँ लोन की तो बात आई नहीं, यहाँ कोलेट्रियल की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ सही बात है, तो ये भी नहीं होगा। मनी मार्केट, मनी मार्केट में क्या होता है, सीधी सी बात है, बैंक होते हैं। और बैंक क्या करते हैं, क्या देते हैं भैया, लोन, है ना, लोन देते हैं। हाँ सर लोन देते हैं। और जब बैंक लोन देते हैं, मनी मार्केट याद करो, मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ सर याद आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी में हर चीज इंटरेस्ट रेट की बात होती है ना, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये रेट वो रेट, और सब में देखो बात करते हैं ना, लोन, कोलेट्रियल। हाँ सर बात तो करते हैं, तो सीधी सी बात यही होगा ना। सोचना ही नहीं है, स्टॉक मार्केट में कहाँ तुम जाके कोलेट्रियल, अगर शेयर खरीदना है तो पहले कुछ गिरवी रखोगे क्या। ऑलरेडी पैसे दे रहे हो तो दिमाग लगा लिए होते तो ये क्वेश्चन सही हो गया होता, है कि नहीं। इतना भी अगर बेसिक सा दिमाग लगा लिया होता, जो कहता हूँ ना लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच, यही है। टफ से टफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमारी हैबिट ही नहीं है कि हम उस टाइप से कुछ सोच पाए। बस इतना ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। मनी मार्केट आपका आंसर सही हो जाएगा। चलें, अगली बार आएगा, थोड़ा सोच लेना, विचार कर लेना, आप देखना सामने आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब ऐसे क्वेश्चन देखो, आप ध्यान से पढ़ो। कथन 1 कथन 2 वाला,
मैंने इसके लास्ट सेशन में भी आपको बताया था। सवाल क्या लिखा है? सवाल लिखा है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है, फॉलोइंग स्टेटमेंट है ना। पहला, यूरोपीय संसद ने हाल ही में नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है, यानी कि यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। ठीक है भाई, किया होगा। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लिखा है यूरोपीय संघ 2040 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने का इरादा रखता है और इसके लिए उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ तकनीक विकसित करने का लक्ष्य रखता है। यानी कि भैया 2040 तक ये कार्बन एमिशन करना बंद कर देंगे, अभी 14-15 साल में, ठीक है। और उसके साथ साथ ये डेवलप कर लेंगे सभी टाइप की क्लीन टेक्नोलॉजी, जिससे खत्म हो जाएगा ऑल टाइप। और मैंने आपको क्या बताया था, स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट कभी गलत ही नहीं हो सकते, ऑप्शन में ही नहीं है कि दोनों स्टेटमेंट गलत हो, ठीक है। और ये वाला स्टेटमेंट लग के तुम्हें लग रहा है कि सभी टेक्नोलॉजी विकसित कर लेंगे इसके बाद जीरो हो जाएगा, मतलब भौकाली वाला मामला नहीं है। और कोई देश भौकाल पे नहीं चलता, इस बात को ध्यान रखना। पूरा यूरोपीय यूनियन की बात हो रही है, एक देश की भी नहीं बात हो रही। तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं लग रहा आपको? जरा सोचिए, लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच लगाइए, एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए। और जैसे मैंने आपको बताया था, जब ऐसा कुछ लिखा हो सभी सब कुछ है ना, सभी स्वच्छ तकनीक, ऐसे स्टेटमेंट हमेशा गलत होते हैं, हमेशा। लास्ट टाइम भी बताया था, इस बार भी बताया था। अच्छा सर, ये नहीं लग रहा कि तुम लोगों को, कि अब ये लगने लगा होगा इस 5 पार्ट तक आते आते, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सही हो सकते हैं। अगर लगता है ना तो एक बार कमेंट में कमेंट करना, यहाँ सर सच में लगता है, तो मुझे भी लगेगा यार जो कर रहा हूँ कम से कम आपके लिए बेनिफिट मिल रहा है आपको, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये स्टेटमेंट दूसरा गलत। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो सीधी सी बात है सी हो गया। स्टेटमेंट 1 करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी। हो सकता है इसके पहले ना ये सवाल पढ़ने के बाद आपके पांव सूज गए हों कि यार क्या पता हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे भारत ने बोला है 2070 तक कि हम नेट कमी जो कार्बन एमिशन है उसको जीरो तक लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन्होंने 40 बोला और सब कुछ रेडी भी कर लोगे। दिस इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट से बच रहिए, हमेशा गलत होते हैं, ठीक है। ओके भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन देख के ना डर जाते हैं स्टूडेंट, खासकर इकोनॉमिक्स जिनकी मजबूत नहीं है, लेकिन आपको डरना नहीं है, बेसिक फंडामेंटल भी पता है, कर ले जाओगे। देखो क्या लिखा है, पूछ रहा है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। लिखा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर वाहन और मुद्रा स्वैप उपयुक्त में से कौन सा वित्तीय साधन माना जाता है? यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, करेंसी स्वैप हो गया, कौन सा ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आप रुपया मान लीजिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही तो है जैसे साधन, वित्तीय साधन। वित्तीय साधन का मतलब है जैसे मान लो मुझे ये रिमोट लेना है, तो इसके बदले में तुम्हें कुछ दिया और तुमने मुझे दे दिया, रुपया दिया ना, हाँ भाई रुपया दिया। ऐसे मान लो एक्सचेंज जहां पे ट्रेड कर सकते हैं। अब पूछ रहे इसमें से कौन सा माना जाता है? ऑप्शन देखो यूपीएससी ने कैसे गंदे तरीके से सेट किया है, 1 2 3, 1 2 3 बीच मिला दिया, हमेशा नीचे रहता था। ट्रिक देखिए आप, है ना। अब यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अब ये एक्सचेंज है, ट्रेड भी हो रहा है, लिखा ही है, तो ये बात तो सही लग रही है सर। हाँ ठीक है, मान लेते हैं एक बार में। दूसरा पढ़ो, मोटर व्हीकल, यानी कि मोटर वाहन। तुम बताओ जरा, मोटर वाहन, गाड़ी तुम्हारे पास है, कुछ सामान लेना है, गाड़ी लो भैया सामान दे दो, ऐसा होता है क्या? वित्तीय साधन है? सच बताना, वित्तीय साधन है? सर ये तो नहीं लग रहा। और करेंसी स्वैप, करेंसी तो है ही यार, करेंसी तो है ही, करेंसी में क्या दिक्कत है? करेंसी के बिना कौन सा, ये तो सबसे आसान वित्तीय साधन है। यानी कि तीसरा लग रहा है, लेकिन दूसरा तो कहीं से नहीं लग रहा है यार, सोचने में भी नहीं लग रहा। यूपीएससी ने क्यों डाला इसको? क्योंकि ऑप्शन 1 3 सबसे लास्ट में दिया उसने, 1 3 सबसे लास्ट में दिया, उसको पता है यहां तक आते आते बच्चा घूम जाएगा, कंफ्यूज होके भाग जाएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है और उस प्रेशर को झेलना सबकी बस की नहीं होती। मोटर वाहन, आप अपनी गाड़ी बेच के कुछ खरीद सकते हो क्या? एक्सचेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते भाई, सीधी सी बात है। अब मतलब गाड़ी के बदले कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता, तो इसको वित्तीय साधन नहीं माना जा सकता ना। लेकिन मुद्रा स्वैप, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ध्यान रखना, इसको बेच के पैसा पा सकते हो और मुद्रा स्वैप करके कुछ और पा सकते, जैसे हमने रुपए के बदले डॉलर ले लिया, ये वित्तीय साधन है। लेकिन मोटर वाहन तो नहीं है, वैसे भी बेसिक सी बात है यार। ऑप्शन सी, डी सॉरी, है ना। ठीक है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। समझ में आ गया? एकदम इजी था ना, बस ऐसे ही चलो।
आप देखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखना एग्जाम में बस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है? निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार कीजिए। ठीक है, बॉन्ड पहचान, इन्वेंट्री, बौद्धिक संपदा, ग्राहकों की मेलिंग सूची, उपयुक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं? यानी कि कंसीडर द इन्वेस्टमेंट, मतलब कंसीडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स, ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और अगला लिखा है मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट। अब पूछ रहा है इसमें से कौन सा इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल, मुझे पूरा विश्वास है कि हर बच्चे को इतना पता होना चाहिए कि इंटेंजिबल टेंजिबल असेट्स क्या होती है, यानी कि अमूर्त संपत्ति और संपत्ति क्या होती है। अमूर्त संपत्ति वो होती है, इंटेंजिबल वो चीजें होती हैं, तो ये मान लो जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। जैसे अमूल, अमूल दूध आता है, अमूल एक ब्रांड है, तो अमूल को हम बस महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड है। ब्रांड बस फील किया जा सकता है। आपने जाके जॉकी की मान लेते हैं शर्ट पहन ली, या आपने जाके कहीं ना कहीं बड़ी ब्रांड का कुछ कपड़ा खरीद लिया, या आपने जाके कहीं ना कहीं कोई शूज खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया जो आपने वियर किया, पहना, तो आपको ये लगेगा इस ब्रांड का मैंने पहना है, लेकिन ब्रांड को छू तो नहीं सकते ना। हाँ सही बात है। ऐसी चीजें होती हैं इंटेंजिबल असेट जो ब्रांड क्रिएट करती हैं, लेकिन उनको छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। अब बस अगर इतना पता है तो इसमें से देख लो क्या क्या है जिसको छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रांड की पहचान, हाँ भाई मानते हैं, ये तो सबसे पहली बात है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? सामान, है ना, सामान, कोई भी सामान इन्वेंट्री कहलाता है। जैसे मान लेते हैं ये रिमोट है ना, ये रिमोट है, अब ये रिमोट है, ये इतने सारे रिमोट मेरे पास रखे हैं, अब ये रिमोट क्या है? सामान है, तो क्या मैं छू नहीं पा रहा हूँ? छू पा रहा हूँ। तुम्हारे पास कुछ भी है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या रखा है, ये माउस है ना, कुछ भी जो भी आपके पास है वो सामान, उसको छू सकते हो। जब छू सकते हो तो वो क्या इंटेंजिबल होगा क्या? इतना तो बेसिक से आइडिया लगा दिए होते, ये बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती सर। इन्वेंट्री कैसे हो सकती है यार? इन्वेंट्री सामान कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब नहीं हो सकता तो दूसरा काट दीजिए। अगला पढ़ लेते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल, जैसे तुमने पेटेंट करा लिया, ट्रेडमार्क करा लिया, हाँ सर इसको भी छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, हाँ भैया हमारा ट्रेडमार्क हो गया है, ये भी बात। अगला है मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट। अब क्लाइंट की लिस्ट मिल गई मेल में, तो उसको छू सकते हो? नहीं। देख सकते हो? महसूस, हाँ महसूस यानी कि ये भी सही है। इसका मतलब हो गया कि 1, 3 एंड 4 सही है, दूसरा गलत है भैया, ओनली 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। इतना सिंपल था ना। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग मजबूत है, आप लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच से कितने सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। थिंक लॉजिकली, अप्लाई करके आना एग्जाम में, बस ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10, आइए पढ़ते हैं। ये सवाल तो मेरा फेवरेट सवाल था। ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ के ही नहीं आना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देख कर थोड़ा डर लगता है यार गलत ना हो जाए, लेकिन पढ़ो ध्यान से, मैं बता रहा हूँ होगा। यूपीएससी हिंट देता है इसमें, और ज्यादातर ना होता है ऐसे बड़े सवाल में नीचे जाके हिंट मिलते हैं। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला, योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु 21 से 40 है, यानी कि एंट्री एज जो दे रखी है वो 21 से 40 दे रखी है, 21 से 40। और मैंने ये भी आपको बताया था, कहीं वर्ड में अगर दो ऐसे कुछ लिखा हो नंबर्स, जैसे याद कीजिए पहले वाले सेशन में जहाँ पे 70, 34 ऐसे था, तो मैंने बोला था ऐसे अगर कहीं नंबर लिखे हैं जहाँ पे कुछ ऐसा है तो ऐसा स्टेटमेंट लगभग गलत बनाता है, यूपीएससी गलत बनाता है। ठीक है, यहाँ भी देखते हैं क्या होता है। आइए आगे क्या लिखा है। लाभार्थी द्वारा आय विशिष्ट अनुदान किया जाएगा, यानी कि एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन होगा, तभी जाके वो आपको कहीं ना कहीं श्रम योगी मानधन योजना के तहत आप जुड़ पाएंगे। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु में प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। ठीक है भैया, आगे, यानी कि आपको जब 60 साल हो जाएगा 3,000 रुपए तक आपको पेंशन मिलेगी। अगला, फैमिली पेंशन जो होगी वो अप्लीकेबल होगी स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर को, यानी कि अगर जैसे मैं हूं, अब मैंने ये मान लेते हैं श्रम योगी मानधन योजना ले लिया, आगे चल के मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी वाइफ को मिलेगा या मेरी अनमैरिड डॉटर को मिलेगा। सर स्पाउस तो ठीक है, अनमैरिड डॉटर, आज तक तुमने कितनी भी पेंशन देखा हो, तुम्हारे दादा परदादा कोई रहा हो,
वाइफ और वही पाते हैं, उनके बाद अनमैरिड डॉटर, यहाँ पे पुत्र बेटी ये सब नहीं चलता। अब यूपीएससी ये पता है यूपीएससी ने ये क्यों लिखा? ये जानना चाहता है कि तुम स्मार्ट हो कि नहीं। हाँ, सच में, हाँ स्मार्ट हो कि नहीं, ये जानना चाहता है। अगर आप स्मार्ट हैं तो सीधी सी बात है आप विवाहित बेटी को काट देंगे, क्योंकि सीधी सी बात है पेंशन बनी है तो हस्बैंड वाइफ के लिए होता है, उसमें तीसरा कोई नहीं आता। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से यार। लेकिन तुम लोग कहोगे नहीं यार हो सकता है, तो हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन एक जनरल वे में चीजें देखिए ना कि जो करेक्ट है। अगर आप लॉजिकल थिंकिंग पे चलेंगे तो ये बात सही नहीं लग रही ना। हाँ सर सही बात है। तो आप देखिए चौथे में लाके फंसाया ना आपको, और यहाँ पर अगर आपको पता है नहीं, आप अपने दृढ़ पे रहेंगे नहीं भाई ये तो बात गलत लग रही है, तो काट दो। जब चौथा काटोगे तो सीधी सी बात है ये कट गया, ये कट गया, देखो। और एक कहीं नहीं है, इसका मतलब एक ये भी गलत हो गया। जैसा मैंने बताया था कि ऐसे नंबर्स कहीं लिखे रहते हैं ज्यादातर गलत होते हैं, देखो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, करना नहीं पड़ा, ऑप्शन में 4 हटा, गलत। इसका मतलब ये दोनों सही है, सीधी सी बात है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। इतना बेसिक्स पता ही होनी चाहिए। समझे? तो ये होता है लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच, जो सिखा रहा हूँ सीखते चलिए। अभी सिर्फ 5 सेशन आए हैं, 20 आएंगे एग्जाम तक। कल से कोशिश रहेगी कि 2-2 सेशन आपको दें, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, जिससे थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देर किस बात की, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने चलिए ये क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, अगर अभी आप तक ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, वैसे ये क्वेश्चन बेसिक सा है, कोई भी कर सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। आर्थिक गतिविधि और कहीं ना कहीं क्षेत्र बताना है कौन से सही है, यानी कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी सेक्टर दे रखा है और बताना है कि कौन से पेयर करेक्टली मैच है। ठीक है, ये तो मैं कहता हूँ बेसिक सा बच्चा कर सकता है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। कृषि उपज का भंडारण, यानी कि हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया और उसको हमने स्टोरेज किया। स्टोरेज है ना, जब हम उसको स्टोर किए तब, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी में आएगा। किस में आएगा? अगला है डेयरी फार्म, ये प्राथमिक। ठीक है, खनिज अन्वेषण तृतीयक और कपड़ा बुनना द्वितीयक। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेकेंडरी, डेयरी फार्म प्राइमरी, मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्सरी और वेविंग क्लॉथ सेकेंडरी। ठीक है, अब आज के इस क्वेश्चन को तो मैं बहुत आसानी से आपको आंसर बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगा के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका आंसर मैं अगले सेशन में दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भी तो देखूं यार, जो इतना अभी तक मैंने सिखाया कुछ लगा पाते हो कि नहीं इसमें। ठीक है, लगाओ और देखो क्या हो सकता है। इसका आंसर सभी लोग देना, याद रखना अभी के अभी उत्तर दीजिए। ये नहीं कि उत्तर गूगल पे सर्च कर लिया आंसर देख लिया, ना ना ना। ठीक है, इसको कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कल बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप सभी। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। आंसर दीजिए अभी के अभी। बाय बाय।